morning, everyone. Good morning, ma'am. Okay, mute off करो अपना. Today we will discuss on sustainable agriculture, their problems and its impact on agriculture. What is the sustainable? हम sustainable की बात लास्ट 2 डिकेड से कर रहे हैं कि इसकी बहुत ही अर्जेंट नीड है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की. सस्टेनेबल मीन्स क्या, हमें जो जितना भी रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और जितनी भी फूड रिक्वायरमेंट है उसको मीट आउट करने के लिए, प्लस में एनवायरमेंट को भी, उसका भी ध्यान रखते हुए, एनवायरमेंट को भी प्रिजर्व करते हुए हमें प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड है, जो नीड है, उसको मीट आउट करने के लिए और फ्यूचर जनरेशन को भी वो अफेक्ट ना करे, और इस तरीके से हम प्रोडक्शन है जो क्रॉप और एनिमल्स, एग्रीकल्चर में दोनों का ही करते हैं, तो दोनों के प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में. और विद एनवायरमेंट क्वालिटी और विद socially acceptable and quality produce. तो sustainable meaning sustain word from Latin and it means sus means from below and tenere means to hold. It means it may be say to keep in existence or maintain. जो प्रोडक्शन बिफोर हमें जो मिल रहा है अभी प्रेजेंट में अराउंड 300 मिलियन टन प्रोडक्शन है. अब उस प्रोडक्शन को हम मेंटेन करें और उसको लॉन्ग टर्म इम्प्लाई करें, ठीक है, लाइक परमानेंस, ठीक है. तो ये इस तरीके से सस्टेन प्रोडक्शन के फोटोग्राफ्स सबने देखा भी होगा. एनी बार्लो, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इनका कोट्स है कि फूड इज द मोरल राइट ऑफ ऑल हु हैव बोर्न इन दिस वर्ल्ड. सभी का राइट है फूड के लिए, इसमें कोई समझने की बात नहीं है. तो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, फूड मोरल राइट है, सभी को फूड की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको किस तरीके से, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही एक ऑप्शन है जिससे कि लॉन्ग टर्म वे में हमें प्रोडक्शन मिले और अर्थ और नेचर provides enough to satisfy every man needs, but not every man greed. सबकी नीड्स प्रोवाइड करता है नेचर, बट सबकी ग्रिड नहीं. और जब ग्रिड की तरफ इंसान जाता है तो फिर जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, नेचर में बैलेंस करने के लिए अर्थ में भी कुछ ऐसी पावर होती है, तो वो आप देख ही रहे हो. हमें जो प्रोडक्शन 1950 में हम बात करते हैं कि लगभग 50 मिलियन टन ही प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का, अब अराउंड 300 मिलियन टन प्रोडक्शन हो गया. आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन लगभग 6 टाइम्स 7 टाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. तो ये हम इसके पास हम ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ये प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ वो ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है. और ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है कि
उसका हाई यील्डिंग वेराइटीज की वजह से हुआ, इरिगेशन की वजह से, मैकेनाइजेशन की वजह से, फर्टिलाइजर की वजह से, ठीक है। तो ये सारे केमिकल्स, इन सब की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन से जो हमें आउटपुट मिला वो भी हम देख रहे हैं। तो हमें प्रोडक्शन तो बहुत इंक्रीज हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन से, बट जो हमें जो इसके कुछ हमें चैलेंज ग्रीन रेवोल्यूशन से मिले वो उनका हम डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ऑयल का, फूड ग्रेन का, सबका। इस ग्राफ में भी शो हो रहा है कि आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। बट हमने क्या खोया, क्या हम लॉस्ट, उसमें वी हैव लॉस्ट क्या क्या। एटमॉस्फेयर में क्या हम ऐसी क्या चीजें हम खो दिए, हम सोइल में ऐसा क्या क्वालिटी डिग्रेडेशन हुआ है, वाटर में क्या हुआ है, और एनवायरमेंट में क्या हुआ, ह्यूमन हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन की इफेक्ट की वजह से जो कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्रोटेक्शन केमिकल्स और अदर केमिकल्स का यूज करें, तो उसकी वजह से जो हमें देखने को मिला, ह्यूमन हेल्थ में भी काफी प्रॉब्लम्स आई। कुछ केमिकल्स बहुत कार्सिनोजेनिक होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं। कुछ केमिकल्स अदर डिजीज जो अस्थमा है, बर्थ इफेक्ट, किडनी लिवर डैमेज, स्किन डिजीजेज, कुछ नर्वस सिस्टम डैमेज करते हैं। तो ये सारी हमें ग्रीन रेवोल्यूशन का जो एडवर्स इफेक्ट हुआ वो ये है। इसके अलावा वाटर की जो क्वालिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज हुई। जो वाटर डिप्लीशन हुआ मीन्स उसका लेवल जो है, क्योंकि कंटिन्यूअस वाटर का जो यूज हुआ तो उसकी वजह से वाटर का लेवल है वो डिप्लीट हुआ। उसके अलावा वाटर में जो केमिकल्स जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वाटर में इन्वॉल्व होता है, ग्राउंड वाटर में इन्वॉल्व होता है, साथ में ही सरफेस वाटर जो रिवर्स लेक्स वगैरह होती है उनमें इन्वॉल्व होता है। तो वाटर भी कंटामिनेट हो गया। सॉइल हेल्थ कंटिन्यूअस जो केमिकल्स का यूज करने से, फर्टिलाइजर्स का यूज करने से, ऑर्गेनिक मैटर ऐड नहीं करने से सॉइल में कॉम्पेक्शन आ गया, सॉइल इरोजन प्रॉब्लम आ गई, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिग्रेड हो गई और साल्ट अफेक्टेड सॉइल डेवलप हो गई। तो काफी सॉइल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आई। ऐसे एटमॉस्फेयर में अभी काफी ग्रीन हाउस इफेक्ट का काफी सुनाई है, लास्ट एग्रोन 1-to-1 कोर्स में पढ़ाई है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। तो काफी ये जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो हुआ है, मीथेन है, CO2 है सबसे ज्यादा, CO2, मीथेन, CFC। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। अब इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे हम रिमूव करें और हम कैसे गुड क्वालिटी और हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें, तो ये हमारे सामने चैलेंज है। तो ये जस्ट चैलेंज की बात करेंगे तो काफी चैलेंजेस है वैसे तो, पर कुछ इम्पोर्टेंट चैलेंज जो अपने सामने है। पॉपुलेशन, बर्डन ऑफ पॉपुलेशन आपको सभी को पता है, इंडिया की सेकंड रैंक है पॉपुलेशन में, चाइना के बाद इंडिया ही, पता नहीं फ्यूचर में चाइना के बाद फर्स्ट पे भी हो सकता है। तो ये बर्डन है पॉपुलेशन का। अदर हैंड हमारे पास जो लैंड होल्डिंग साइज है वो उतनी ही, मतलब और डे बाय डे श्रिंकिंग हो रही है, डे बाय डे श्रिंकेज आ रहा है। जो लैंड होल्डिंग साइज है लगभग 0.15 हेक्टेयर है पर कैपिटा
अब वो जो लैंड होल्डिंग साइज है, डे बाय डे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से और कंस्ट्रक्शंस होने की वजह से, रोड्स बनने की वजह से, तो ये सारे होने की वजह से एग्रीकल्चर का जो लैंड है, हार्वेस्टेड एरिया है, वो काफी श्रिंक हो रहा है। और जो 329 मिलियन हेक्टर एरिया जो इंडिया का है, लैंड अवेलेबिलिटी इतनी है, वो इतनी ही रहेगी, वो तो इंक्रीज होने से रही। दूसरा कंट्री अगर मर्ज कर लेते हैं तभी वो इंक्रीज हो सकती है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिफिकेशन की बात करते हैं कि मतलब नंबर ऑफ क्रॉप्स हम काफी ग्रो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें जो प्रोडक्शन है वो फूड सिक्योरिटी के लिए वो चैलेंज है। तो हमारी क्रॉप इंटेंसिफिकेशन भी है, वो काफी हाई है, 140% के अराउंड, 141 के आसपास। तो ये दो प्रॉब्लम, पॉपुलेशन, लैंड एरिया, वाटर, ठीक है। कुछ कंपटीशन ऐसा है, ग्रेटर कंपटीशन है लैंड, लेबर, वाटर का। और गुड लैंड को कई बार होता है कि जो फॉरेस्ट लैंड होती है वो बहुत गुड लैंड होती है, और उस लैंड की जो वो वर्जिन लैंड होती है, वहां कभी कल्टीवेशन नहीं होता, तो उस लैंड में अगर हम प्रोडक्शन लेते हैं तो काफी प्रोडक्टिविटी काफी हाई होती है। बट उसको हम अदर सेक्टर में अगर यूज करते हैं तो वो हमारी जो कुछ पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से हमें काफी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सामने चैलेंज है। फिर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उसका भी अपने पास चैलेंज है। पेट्रोल डीजल प्राइस इंक्रीज और अदर इम्प्लीमेंट कॉस्ट इंक्रीज। तो इनपुट्स की अगर कॉस्ट इंक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। क्लाइमेट चेंज अपने पास, अपने सामने ये भी एक काफी चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज ये नेचुरल है, और अभी भी साइक्लोन का सुना होगा, ताउते साइक्लोन, यास साइक्लोन अभी, तो ऐसे ये हम इनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो इनका भी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमें काफी प्रॉब्लम्स आती है। कुछ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज है, जो लैंड है, वाटर, वो डे बाय डे डिग्रेड हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ मानसून का गेम्बल है, कभी अर्ली विड्रा हो जाता है मानसून, कभी लेट ऑनसेट होता है मानसून, कभी लॉन्ग ड्राई स्पेल हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के ऊपर काफी इफेक्ट। तो हमें इन सब चैलेंज को देखते हुए हमें प्रोडक्शन लेना है। ये प्रोडक्शन मीट आउट करने के लिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिसोर्स कंजर्वेशन की तरफ जाना होगा, और जितने रिसोर्सेज है उनका कंजर्व करना होगा। जो नेक्स्ट आपका रिसोर्स कंजर्वेशन वाला टॉपिक है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, तो उसमें पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो इस तरीके से ये जितना भी फूड की डिमांड है और चैलेंज है, उन चैलेंजेस को देखते हुए फूड की डिमांड को मीट आउट करने के लिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा, और मैक्सिमम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना होगा, और मिनिमम एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करना होगा। तो इस तरीके से अगर डिमांड की देखते हैं कि लगभग 2030 में कितनी डिमांड होगी, ये प्रोजेक्टेड डेटा है। तो डिफरेंट फ्यूल, फोडर, फूड्स, बायोडीजल, इसकी डिमांड, अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड तो एक्सपेक्टेड है ही पहले से ही कि इंक्रीज होगी। तो ये जो रेट दिख रहा है वो प्रोजेक्टेड डिमांड है। तो इस तरीके से इस डिमांड को मीट आउट करने के लिए
अपने एग्रीकल्चरिस्ट के सामने चैलेंज है। ऐसे ही वाटर का है, अवेलेबिलिटी है जो पहले से प्रोजेक्टेड इस तरीके से पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वो 1991 में इतनी थी, और जब 2001 के बाद में स्ट्रेस कंडीशन में आ गई, और अब 2050 में स्कैरसिटी कंडीशन। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी अगर 1700 मीटर क्यूब अवेलेबिलिटी होती है तो स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है, और जब 1000 मीटर क्यूब होता है तो स्कैरसिटी कंडीशन में आ जाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी याद कर लेना, स्कैरसिटी कंडीशन कब आती है वाटर की। अब जो कन्वेंशनल हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात, अभी काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात क्यों कर रहे हैं। तो जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर का जो इम्पैक्ट है, हमें जो कन्वेंशनल मॉडर्न एग्रीकल्चर का, तो ये सारे हमें इम्पैक्ट्स मिले। पोल्यूशन मिला, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई, नाइट्रेट ग्राउंड वाटर में और रन ऑफ वाटर में मिल गया, सोइल कॉम्पैक्शन, सोइल इरोजन, लैंड एग्जॉस्शन, कुछ क्रॉप्स के लिए थ्रेट्स हुई, कुछ हैबिटेट जो है, कुछ मॉब्स है, नेचुरल एनिमल्स है, वो सारे डिस्ट्रक्शन हुआ, उनका फूड में कंटामिनेशन हुआ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से कन्वेंशनल फार्मिंग या कन्वेंशनल एग्रीकल्चर आती है। तो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और देखा गया है कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसका जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, सोइल की स्ट्रक्चर, सोइल की क्वालिटी इंप्रूव होती है, वाटर की जो कंटामिनेशन है वो कंटामिनेट नहीं होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, क्योंकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं। मैक्सिमम जो जितना भी है ऑन फार्म रिसोर्सेज यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है, पोल्यूशन नहीं होता है, क्लाइमेट चेंज पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सब पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलता है कंटिन्यूअस, क्योंकि फार्मिंग करेंगे रूरल पीपल्स के लिए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। बाकी अगर कन्वेंशनल की बात करते तो केमिकल्स और फैक्ट्रीज वगैरह, ज्यादा इंडस्ट्री वगैरह पे ज्यादा फोकस रहता है, तो उसके लिए लोकल पीपल, जो फार्मर लेवल पे जो पीपल्स होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ टॉपिक में जो आपके प्रॉब्लम्स एंड इम्पैक्ट की बात है कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ इन प्रॉब्लम्स का। तो पहली जो प्रॉब्लम है, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है लैंड और वाटर, मेनली दो नेचुरल रिसोर्स है, उनका डिप्लीशन हुआ है। और ये वर्ल्ड के डेटा है, तो जैसे अरेबल लैंड है 1.6 बिलियन हेक्टर है, और इंडिया में जो अरेबल लैंड है वो लगभग 160 मिलियन हेक्टर है। इस तरीके से हमें जो अरेबल लैंड थी, वैसे टोटल लैंड 329 मिलियन हेक्टर एरिया है, तो उसमें से जो अरेबल है जिसपे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं तो वो 160 ही है।
बाकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स है, प्रॉब्लमेटिक लैंड्स है। तो इस तरीके से जैसे रेवाइन अफेक्टेड एरिया, चंबल वाला एरिया कुछ, तो वहां हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। कुछ ड्राई एरियाज होता है उसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, जहाँ नहर का एरिया है वहां आसपास कुछ सेम की प्रॉब्लम आती है, वहां हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से कुछ एसिड सोइल होती है, सेलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल, तो ये सारी सोइल्स को हम इम्प्रूव करके ही इनका मैनेजमेंट करके ही, एमुलेशन करके ही हम कल्टीवेशन कर सकते हैं ऐसी सोइल्स में। तो लगभग अभी अराउंड आईसीआर के अकॉर्डिंग 162 मिलियन हेक्टर एरिया है जो डिग्रेडेड लैंड है। तो ऐसे अलग अलग जो इंस्टीट्यूट के NSLUP के अकॉर्डिंग अलग डेटा है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अलग डेटा है। तो जो NSLUP जो नागपुर है उसके अकॉर्डिंग 187 मिलियन हेक्टेयर एरिया के आसपास जो है डिग्रेडेड लैंड है। तो इस तरीके से ये सोइल रिसोर्स है, जो सोइल है, लैंड है, वो डे बाय डे डिग्रेड हो रही है। अब ये इस डिग्रेडेशन के अलावा दूसरा वाटर रिसोर्सेज, तो लगभग इरिगेटेड एरिया अराउंड 67% के आसपास जो है आपका रेनफेड एरिया है, और लगभग 34% इरिगेटेड एरिया है। तो ये काफी कम है इरिगेटेड एरिया। तो जैसे इजिप्ट में 100% इरिगेटेड एरिया है, और अपनी जो वाटर यूज एफिशिएंसी है लगभग 40% है। जबकि इजराइल की देखी जाए, जहां से ड्रिप इरिगेशन स्टार्ट हुआ था, तो 85% है वहां की वाटर यूज एफिशिएंसी। तो इस तरीके से अगर हम ये जो एफिशिएंसी है रिसोर्सेज की अगर बढ़ा दे, इनपुट की एफिशिएंसी बढ़ा दे, तो जो जितने अपने सामने जो चैलेंज अभी थे है, वो सारे चैलेंजेस मीट आउट हो सकते हैं और सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को जो फेस कर रहे हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के जो रिसोर्सेज है मेनली लेबर, लैंड, कैपिटल, वाटर, मशीन, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ये सब एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज होते हैं। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के जो मेन ऑब्जेक्टिव है, फर्टिलाइजर टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, पेस्टिसाइड और हेर्बिसाइड टू प्रोटेक्ट क्रॉप, एंटीबायोटिक और हार्मोन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स, और हेवी टिलेज ऑपरेशन, और गुड सोइल कंडीशन, और इंटेंसिव क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में ये सब करते हैं, और अब हम इनको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जाने के लिए इन सबको छोड़ना होगा, और हमें ऑन फार्म रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करना होगा, और एनवायरमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को देखते हुए हमें क्वालिटी प्रोड्यूस करना होगा। तो कुछ पहली प्रॉब्लम थी डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। आगे प्रॉब्लम आई है कि प्रेजेंट में जो क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है और एग्रीकल्चर है, उसमें क्या इमर्जिंग इश्यूज है। तो इन सब, ये प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम है अपनी। तो इसमें बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है।
हाई यील्डिंग वेराइटीज डेवलप की गई और हाई यील्डिंग वेराइटीज डेवलप करने के लिए वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ही क्रॉप में हमें पोस्ट कर दी गई है नैरो रेंज में। बट प्रॉब्लम किसकी आएगी? प्रॉब्लम आएगी कि हमें जो थ्रेटन है एंडेमिक ब्रेकआउट पेस्ट और डिजीज अटैक का, उसको कैसे हम दूर करेंगे? उसके लिए हमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है रिड्यूस हो रही है, बायोडाइवर्सिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो जो उसका सोर्स है वो हमें नहीं मिलेगा। तो जैसे जितने भी पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप होएगा प्लांट्स में, तो उसके लिए कोई भी हमें जीन नहीं मिलेगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है। सेकंड वन, बिल्डअप ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। अब प्रेजेंट टाइम में इतने नए नए इंसेक्ट, नए नए वीड्स, नई नई डिजीज की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कंटिन्यूअस अगर केमिकल्स का यूज करते हैं तो कुछ इंसेक्ट मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ डिजीज मॉडिफाई हो जाती है, कुछ वीड्स रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो वो वीड्स नहीं मरते हैं और न्यू फॉर्म में वीड्स हो जाते हैं। तो ऐसे इस तरीके से पेस्ट और डिजीज भी काफी बिल्डअप हो रहे हैं। कुछ प्लांट प्रोटेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, प्लांट प्रोटेक्शन के जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड ये सब यूज करते हैं, तो इनकी वजह से हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हैं, ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। तो दोनों ही एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के लिए एक काफी हैजार्डियस है, हार्मफुल है। तो ये भी प्रॉब्लम आ रही है। एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन, जैसे ही अगर फॉरेस्ट को हम हटा रहे हैं और सोइल सरफेस अगर फॉरेस्ट से कवर रहती है तो वहां इरोजन कम होता है। ये तो आपने सोइल इरोजन में पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहले सीट इरोजन होता है, तो सीट इरोजन में पहले ऊपर सरफेस सोइल, फिर उसके बाद में गली इरोजन होता है, फिर रेवाइंस बनती है, फिर तो काफी बड़े बड़े रेवाइंस फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो इस तरीके से इरोजन भी काफी गति से हो रहा है। इरिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। अब केनाल एरिया है तो उसमें ज्यादा वहां वाटर यूज कर रहे हैं, तो इरिगेशन दे रहे हैं बिना ड्रेनेज के, तो वहां एल्कलिनिटी, सैलिनिटी सेम की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो भी क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्शन को काफी अफेक्ट करता है। सोइल फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली डिप्लीट हो रही है, क्योंकि कोई भी फार्मर कन्वेंशनल फार्मिंग में ऑर्गेनिक मैटर यूज नहीं करता, जस्ट फर्टिलाइजर ही यूज करते हैं। तो इस तरीके से सोइल फर्टिलिटी डिप्लीट हो रही है। सेकंड प्रॉब्लम हो गई। थर्ड प्रॉब्लम है आपकी इकोलॉजिकल इम्बेलेंस। अब इकोलॉजी, इसमें डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ओवरग्राजिंग ऑफ रेंज लैंड्स है, उनकी ओवरग्राजिंग हो रही है। तो ये अगर डिफोरेस्टेशन करे तो जब पता ही है, जब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो इकोलॉजी अपने आप ही बढ़ा जाएगी, और जो आपका CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वहां क्या होएगा? ग्लोबल वार्मिंग होएगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होएगी अगर प्लांट्स रिमूव करेंगे तो। दूसरा, एक्सीलरेटेड सोइल इरोजन, ये भी इकोलॉजी को इम्बेलेंस करता है। इरिगेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये भी इकोलॉजी को इम्बेलेंस करती है। कुछ हेवी मेटल्स, कुछ केमिकल्स जो अगर वाटर में ऐड हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जितने भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं वो किल हो जाते हैं अपने ह्यूमन बीइंग और एनिमल के ऊपर।
हेल्थ के ऊपर साइड इफेक्ट पड़ता है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, वाटर का काफी इम्पोर्टेंस है, पढ़ा होगा राइस में। 3 एक टन राइस प्रोड्यूस करने के लिए 3000 टन वाटर चाहिए। 1 टन वीट प्रोड्यूस करने के लिए 1000 टन पानी चाहिए। तो जब हमें पता है कि 1 किलो राइस के लिए लगभग 3000 से 5000 की रेंज में होता है, तो टन में बात करेंगे तो ये होगी वैल्यू। तो इस तरीके से अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे ग्राउंड वाटर का, तो ये भी इकोलॉजी को इम्बेलेंस करेगा। अगर बहुत ही एक्सेस यूज करेंगे एग्रोकेमिकल्स का, तो वो भी इकोलॉजी को इम्बेलेंस करेंगे। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, इन सब को रिमूव करने के लिए अपने पास जो अल्टरनेटिव है वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ही बात करेंगे हम। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कह सकते हैं हम कि कोई भी जो प्रोडक्शन है क्रॉप का और एनिमल का, वो इस तरीके से करे कि एनवायरमेंट की क्वालिटी और ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, और जितना भी फूड की जो डिमांड है वो मीट आउट होए। तो ये 1980 के टाइम पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात आई। तो 1980 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई पहले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात करते हैं कि कोई भी जो नीड्स है फूड की, फ्यूल की, फाइबर की, वो नीड्स मीट meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs। मीन्स फ्यूचर जनरेशन की कोई कंप्रोमाइज ना करे कि फ्यूचर जनरेशन कर देगी, उनकी एबिलिटी को कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हुए हमें प्रेजेंट में जो नीड है उसको अवेलेबल करवाना है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ऐसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर is the successful management of resources for agriculture to satisfy changing human needs while maintaining or enhancing quality of environment and conserving natural resources। अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो कॉमनली जो डेफिनेशन है मीन्स फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर aimed at meeting the food fuel needs of the present generation without endangering the resource base of future generation। तो अलग अलग है इसकी डेफिनेशन। इट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ रिन्यूएबल resources including soil, forest, crops, fish, livestock, biodiversity and ecosystem without degradation to provide adequate food or other needs of current and future generation। तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चर की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। तो कोई सी भी एक डेफिनेशन याद कर लेना। ये कंपोनेंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, कि आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कैसे इसको करेंगे। तो सोइल और वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि सबसे पहले डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे थे। तो सोइल और वाटर कंजर्वेशन हमें करना है। सोइल को कंजर्व करने के लिए जितनी भी टेक्निक है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना, उसमें हमें कवर क्रॉप करना, मल्चिंग यूज करना,
जितना भी साल्ट अफेक्टेड सोइल है उन सबको उन सबका मैनेजमेंट करना, ठीक है। इरोजन की प्रॉब्लम आ रही है, वहां हमें जितना ज्यादा हो सके फॉरेस्ट लगाना। ऐसे ही वाटर कंजर्वेशन, वाटर को कंजर्व करना, जितना भी रेन फॉल हो रही है तो रेन फॉल से जो भी वाटर हमें मिल रहा है उसकी वाटर की हार्वेस्टिंग करना और उसको कलेक्ट करके हमें क्रॉप्स के लिए यूज करना। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना, सोइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना, डीप समर फ्लोइंग करना। उसके अलावा हमें कुछ ऐसी इंटरप्लॉट टेक्निक, इंटररो टेक्निक है जो प्लॉट्स बनाते हैं, लैंड स्कूपिंग करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है। और हिली रीजन्स के अलग अलग टेक्निक्स है कि हिल कंट्यूर फार्मिंग करते हैं, गली फार्मिंग करते हैं, तो ग्रेडेड फार्मिंग, इस तरीके से स्ट्रिप फार्मिंग। तो काफी टेक्नोलॉजी है, वो हम डिटेल में तो बाद में दूसरे कोर्स में बात करेंगे, पर यहाँ हमें मोटा मोटा कि सोइल और वाटर का कंजर्व करना है। जितना भी इरिगेशन वाटर है उसका एफिशिएंट यूज करना। जहां वाटर की क्वालिटी अगर खराब है, डिग्रेड है, जैसे क्वालिटी ऑफ इरिगेशन में पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर साल्ट ज्यादा होते हैं तो उसमें एल्कलाइन वाटर है तो वहां हम जिप्सम ऐड करके उसमें वाटर को यूज करते हैं। और कुछ ऐसी एग्रो टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स जो प्लांट को, मतलब कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड जो देते हैं तो उससे प्लांट प्रोटेक्ट करता है, अपने आप से को सेव करता है, तो उससे भी वाटर का यूटिलाइजेशन होएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। मेथड ऑफ इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर अगर मेथड यूज करते हैं तो उससे एफिशिएंसी बढ़ती है एज कम्पेयर टू फ्लड इरिगेशन और आपका सरफेस जो इरिगेशन मेथड, चेक बेसिन और थ्रो मेथड, अलग जो मेथड होते हैं उनके कंपैरिजन में अगर ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं तो काफी एफिशिएंसी, इजराइल की भी एफिशिएंसी देखी होगी। तो इस तरीके से एफिशिएंट यूज करना है हमें लिमिटेड वाटर का। क्रॉप रोटेशन एप्रोप्रिएट चूज करना, सिलेक्ट करना है, और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अपनाना है, और इंटीग्रेटेड प्लांट प्रोटेक्शन, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट करना है, और एनवायरमेंट की क्वालिटी को ध्यान में रखना है, और इकोलॉजी, इको फ्रेंडली होना चाहिए कोई भी मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, और रेशनल यूज करना रिसोर्सेज का, इनपुट्स का, और इकोनॉमिक वायबिलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत हाई जा रही हो और आउटपुट हमें कुछ नहीं मिल रहा हो। ये ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। मेक बेस्ट यूज ऑफ the resources available, minimize use of non-renewable resources, protect the health and safety of farmer workers, local communities, societies, protect and enhance the environment and natural resources, protect economic viability of farming operation, produce sufficient high quality and safe food, build on available technology, knowledge and skill in way that suit local condition and capacity। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के। ये बेसिक एलिमेंट्स है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सेम ही क्रॉप बार बार सेम क्रॉप ले रहे हैं, राइस वीट ही वीट ले रहे हैं, या फिर मस्टर्ड ही मस्टर्ड ले रहे हैं, बाजरा ही बाजरा ले रहे हैं। हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए, डिफरेंट क्रॉप्स को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। कंजर्वेशन, जितना भी नेचुरल कैपिटल है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उनका कंजर्व करना चाहिए। और कैप्चरिंग वैल्यू एडिशन की तरफ भी जाना चाहिए। इससे हमें
अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को अराउंड 25% जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, वो उनका क्योंकि पेरिसेबल नेचर में होते हैं, तो इतना प्रोड्यूस लगभग खराब होता है। ईयरली अगर हम उस प्रोड्यूस को हम प्रोसेस करते हैं, वैल्यू एड करते हैं, तो काफी इम्पोर्टेंस रहता है अपने लिए और मनी अर्न होती है। और कम्युनिटी तो इन्वॉल्व होती है, बिना कम्युनिटी के तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से यही स्टेप्स हैं जो मैनेजमेंट अभी बात कर रहे थे, वही स्टेप्स हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। कंजर्व करना सोइल को, वाटर को, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है उसको यूज करना, और केमिकल्स को कम से कम ना के बराबर यूज करना। वीड मैनेजमेंट, इंसेक्ट डिजीज मैनेजमेंट, और कुछ ऐसे प्लांट्स एनिमल्स सेलेक्ट करना जो एनवायरनमेंट को अडेप्ट करे उस एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहले तो जो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप होता है या एनिमल्स होता है, वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर के एनिमल्स हम राजस्थान में रख सकते हैं और राजस्थान वाले एनिमल्स वहां ऊंट को जैसे पहाड़ों में रखते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए। एनकरेज बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए एनर्जी रिसोर्सेज को, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज। अगर ऑटोमेटिकली हम सारे स्टेप्स यूज करेंगे ये, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। यही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस स्टेप्स। लाइफ का पर्पज बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, बट लाइफ सिंपली live, and L means live and learn, I means innovate, F means fair deal, E means enhance. So blessed are those who live, learn, innovate, practice fair deal, and enhance the quality of life of fellow being in particular and natural world in general. तो अपने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और एग्रीकल्चरिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट के पास काफी बेटर अपॉर्चुनिटी है जो क्वालिटी इंप्रूव करे एनवायरनमेंट की, फूड की और ह्यूमन बीइंग की। थैंक यू। ये आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है